उद्घाटन सत्र के बाद इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के पहले चर्चा सत्र में मैं डॉक्टर मनीष मिश्र आप सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारा ये पहला सेशन पार्टीशन लिटरेचर इन इंडिया पार्ट 1 मतलब हिंदी में जो विभाजन से संबंधित साहित्य है हिंदी साहित्य में उसके परिप्रेक्ष्य में ये पूरा सेशन रहेगा। इस सत्र की अध्यक्षता हमारे भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के अध्येता आदरणीय प्रोफेसर आलोक गुप्ता सर कर रहे हैं। स्पीकर के रूप में हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं श्रीमती नेहा राठी जी। आप डिप्टी डायरेक्टर हैं राज्यसभा की और भारत विभाजन की त्रासदी और भारतीय भाषाओं के साहित्य में आप कृष्णा सोबती की कुछ चुनिंदा कहानियों को लेकर यहाँ पे अपनी बात करेंगी। ऑनलाइन मोड पे हम लोगों के साथ भाई प्रोफेसर सर्वेश कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं। आप बी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में आप जो हैं वहां से हैं और समानांतर सांप विभाजन की त्रासदी और अज्ञेय की कविता को लेकर आप यहाँ पे अपनी बात रखेंगे। इसके साथ मेरे छोटे भाई मंगलम कुमार रस्तोगी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से, वो भी विभाजन की त्रासदी और केदारनाथ सिंह की कविताएं जो सन 47 को याद करते हुए अपनी बात रखेंगे। तो इस तरह से इस सत्र में 3 जो हैं प्रपत्र हैं। अध्यक्षता आदरणीय आलोक सर की है। उद्घाटन सत्र में थोड़ा हम लोगों को विलंब हुआ, हम लोग लगभग आधे घंटे देर से हैं, तो अध्यक्ष के आदेश से और संयोजक की हैसियत से मैं प्रपत्र वाचकों से अनुरोध करूंगा कि वे लगभग 10 से 12 मिनट में अपनी बात खत्म करें ताकि आगे के सत्रों के साथ किसी तरह का कोई संकट ना हो। जितने भी हमारे हिंदी से जुड़े हुए साथी यहाँ पे हैं, आलोक गुप्ता सर का नाम किसी के लिए नया नहीं है। निरंतर हम लोग उनको पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पढ़ते रहते हैं। गुजरात विश्वविद्यालय में एक लंबा समय आपने जो है अध्ययन अध्यापन का बिताया, उसके बाद आपने यहाँ पे सफलतापूर्वक आपके जो अध्येता के रूप में जो कार्य था वो उसका भी निष्पादन किया। संभवतः दिसंबर जनवरी तक सर यहाँ पे हैं और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि सर आज के इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद हम सभी को मिल रहा है। मैं सर की अनुमति से आज के इस सत्र को प्रारंभ करता हूं। नमस्कार। इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी का ये पहला सत्र है और इसमें 3 वक्ता हैं। जैसा मनीष जी ने बताया कि समय थोड़ा सा उद्घाटन सत्र में ज्यादा हो गया था, इसलिए प्रपत्र का लोभ तो है कि पूरा ही पढ़ा जाए, लेकिन फिर भी समय जो है, और आप लोग तीनों वक्ता मैं जानता हूं बहुत ही उस विषय के साथ पूरी तरह से निमग्न है, इसलिए उन महत्वपूर्ण बिंदुओं से ही अगर आप बात करेंगे तो शायद सब तक पहुंचेगी बात। तो 10 से 12 मिनट में मैं चाहूंगा, और जिससे क्या है 10-1 मिनट अगर हो सका तो डिस्कशन के लिए रखेंगे जिससे ये जीवंत रहे। तो मैं नेहा जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना प्रपत्र पढ़े। बैठ के करना चाहे बैठ के, और खड़े जैसे आप। सर्वप्रथम मैं अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मेरा परिचय कराया यहाँ। मैं मनीष जी का धन्यवाद करूंगी क्योंकि उन्होंने इस संगोष्ठी के संयोजक होने के नाते एक महती कार्य को अंजाम दिया। मैं नागेश्वर सर का धन्यवाद करूंगी, IIS के निदेशक महोदय का, और यहाँ उपस्थित और ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। मैंने कृष्णा सोबती जी की कहानियों में विभाजन की त्रासदी पर कुछ लिखने का प्रयास किया है, उसी पर विश्लेषण किया है, और चूंकि प्रपत्र कुछ लंबा बन पड़ा है और समय का अभाव है, जैसा कि सर ने शुरू में ही बोल दिया, तो मैं मुख्य बातों पर ही अपनी बात को केंद्रित रखूंगी ताकि सभी को लोग इसका आनंद ले सकें और कष्ट ना हो किसी को आगे।
हम लोग मैं शुरुआत नहीं कर रही हूँ एक प्रस्तावना से या कोई भूमिका बांधने से, क्योंकि यहाँ सब बहुत सुधीजन हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं अच्छे से क्या भूमिका रही, क्या रहा। मैं मुख्य विषय पर आती हूँ, साहित्य में। हम विभाजन की बात करते हैं तो इतिहास हमारे दिमाग में गूंज जाता है। हमें पता चलता है कि देश का विभाजन हुआ, बाउंड्रीज बट गई, एक नया देश उभर आया, हमारी नई सीमाएं, भारत की भौगोलिक सीमाएं, नई भौगोलिक सीमाएं निर्धारित हो गई। ये सब ठीक है, लेकिन इसमें जो हुआ, जो पलायन हुआ, जो और परेशानियां वहां जनमानस को झेलनी पड़ी, ये सब बात हमें साहित्य से ही पता चलती है। इतिहास हमको फैक्ट बता देगा, ये हुआ, इस सन में हुआ, ऐसा हुआ, इतने लोग आए, इतने नए भौगोलिक परिवर्तन हुए, लेकिन उस परिवर्तन की परिणति क्या हुई, लोगों ने क्या भोगा, ये भावनाएं, किस भावनाओं से वो लोग गुजरे, ये सब केवल और केवल साहित्य के माध्यम से ही हमें पता चल सकता है। और हम जिस पीढ़ी से बिलोंग करते हैं खास तौर पर, क्योंकि एक मानना है मेरा कि अगर किसी घटना के बारे में प्रामाणिक रूप से जानना हो तो जो भुक्तभोगी है उससे आप जानिए, वो आपको बिल्कुल सही केवल वृतांत बताएगा और आपकी बुद्धि पर छोड़ देगा कि वो सही है या गलत। अब चूंकि मनुष्य की आयु सीमित है और वो पीढ़ी जो इस दंश को जिन्होंने खुद भुगता है अब हमारे बीच नहीं है, या है भी तो बहुत बुजुर्ग हैं और 20-30 सालों में हमसे विदा ले लेंगे, तो हमें कैसे पता चले कि क्या रहा, क्या किस तरह की परेशानियां उन लोगों ने भुगती। तो ये सब हमें साहित्य से पता चलता है। और बहुत प्रमुख नाम है इसमें, आ, हम लोग मंटो जी का नाम लेते हैं, हम कृष्णचंद का नाम लेते हैं, लेकिन शायद कृष्णा सोपती का नाम इस मामले में कम ही लिया गया है। और उनकी 2-3 ही कहानियां हैं, और चूंकि वो खुद विभाजित हुआ जब देश, तो उस देश के दूसरे हिस्से से यहाँ आई थी, तो उन्होंने इस दंश को खुद झेला है। और उनकी कहानियों में ये बात आराम से आप मतलब पढ़ेंगे उनकी कहानी तो एकदम क्लियरली आपको समझ में आ जाएगी। मैं कुछ चीजें उद्धृत करना चाहती हूँ। जैसे उनकी 3 कहानियां हैं जिनका मैं विशेष रूप से यहाँ उल्लेख करूंगी। एक कहानी है उनकी मेरी माँ कहाँ, दूसरी सिक्का बदल गया, और तीसरी पितृहत्या। छोटी छोटी कहानियां हैं और विभाजन की छोटी छोटी बातें उसके अंदर छोटी रूप में उन्होंने कहा है, लेकिन जो जिन पीड़ा से वो लोग गुजरे होंगे आप समझ सकते हैं उसको। मैं शुरुआत करती हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ूंगी बीच बीच में जैसा रहेगा। सोपती जी की कहानी मेरी माँ कहाँ में विभाजन के दौर में हुई सांप्रदायिकता और उस सांप्रदायिकता के माहौल में हुई मानवता की हत्या का चित्रण है। इस कहानी में विभाजन के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों का दर्दनाक चित्रण है। कहानी की शुरुआत ही उन दंगों में व्याप्त वहशत से होती है। कहानी की शुरुआत में ही हम पाते हैं वो लिख रही हैं कि बहुत दिन के बाद उसने चांद सितारे देखे हैं। अब तक वह यहाँ कहाँ था, नीचे नीचे, शायद बहुत नीचे, जहां की खाई इंसान के खून से भर गई थी, जहां उसके हाथों की सफाई बेशुमार गोलियों की बौछार कर रही थी। कहानी में एक पाकिस्तानी सैनिक है यूनुस खां, और ये कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, और जिसे ये लग रहा है कि वो अपनी देश की आजादी के लिए लड़ रहा है। और चूंकि आजादी के लिए लड़ रहा है तो क्रांति तो खून से ही आती है, तो खून अगर बहाया जा रहा है तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप धर्म के नाम पर, नया देश बनाने के नाम पर, ये सब करने का आपके पास पासपोर्ट है, आप ये कर सकते हैं। उसने आग देखी है, आग में जलते बच्चे देखे हैं, औरतें और मर्द देखे हैं, रात रात भर जलकर सुबह खाक हो गए मोहल्ले में जले लोग देखे हैं। वह देखकर घबराता थोड़े ही है, घबराए क्यों? आजादी बिना खून के नहीं मिलती, क्रांति बिना खून के नहीं आती, और इसी क्रांति से तो उसका नन्हा सा मुल्क पैदा हुआ है। आगे पढ़ते हैं कहानी में तो एक प्रसंग आता है कि कहानी को पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि उस वक्त की स्थिति क्या रही होगी। विभाजन तो हो गया, लेकिन विभाजन के बाद क्या हुआ? हम लोग बड़ी सरलता से कह देते हैं लाहौर वहां चला गया, अमृतसर यहाँ रह गया, लेकिन ये चले जाने और रह जाने में किन किन स्थितियों से लोग गुजरे होंगे और कैसे वहां से भागकर यहाँ आए या यहाँ से वहां गए। सड़क के किनारे मौत की गोदी में सिमटे हुए गांव, लहलाते खेतों के आसपास लाशों के ढेर, कभी कभी दूर से आती हुई अल्लाह अकबर और हर हर महादेव की आवाजें, हाय हाय, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो की आवाजें। आजादी के बाद हुए विभाजन और उस विभाजन में जनता के पलायन का मंजर कितना खौफनाक रहा होगा, इस बात का अंदाजा कहानी में वर्णित परिस्थितियों से भली भांति हो जाता है। लोगों को मजबूरन अपनी जन्मभूमि को छोड़ना पड़ा, और ये पलायन इतना डरावना था, इसका अंदाजा कहानी पढ़कर ही लग सकता है।
लाहौर की बड़ी बड़ी सड़कों पर कहीं कहीं रात की लगी हुई आग से धुआं निकल रहा है। कभी कभी डरे हुए लोग, सहमे हुए लोगों की टोलियां कुछ फौजियों के साथ नजर आती हैं। कहीं उनके साथी अपने शौदों के टोलों को इशारा कर हंस रहे हैं। कहीं कूड़ा करकट की तरह आदमियों की लाशें पड़ी हैं। कहीं उजाड़ पड़ी सड़कों पर नंगी औरतें बीच बीच में नारे। इस कहानी में देश विभाजन के बाद सांप्रदायिक दंगे के ही दर्दनाक दृश्य नहीं है, बल्कि धार्मिक उन्माद के नशे में चूर एक नौजवान के खोए हुए सपने को यथार्थ में बदलने का चित्रण भी है। पाकिस्तान के अस्तित्व में आते ही यूनुस खान को लग रहा है जैसे खोई हुई मुगलिया सल्तनत वापस आ गई। इसके साथ ही विभाजन के परिणाम स्वरूप जो पलायन हुआ, ये तो वो दृश्य है कि लोगों ने किस स्थिति में पलायन किया होगा, कैसे मरते मारते बचते बचाते अपनों को खोते यहाँ पहुंचे होंगे। लेकिन इस पलायन का परिणाम क्या रहा? जो लोग वहां लैंड ओनर हुआ करते थे, पुरखों से रह रहे थे, अपना एक अस्तित्व, हम सब जुड़े हुए हैं ना, हम लोग कहीं भी रहें, कहीं नौकरी करें, कुछ करें, अंततः हम बताते हैं हम यूपी के हैं, हम बिहार के हैं, हम दिल्ली के हैं, हमारे बाप दादाओं की जमीन जायदाद है वहां। जरा सोच के देखिए कि जो लोग वहां से आए हैं, उनके पास उनकी आइडेंटिटी ही नहीं। अभी सर सिंधी अकादमी के जो निदेशक महोदय हैं, यही बात कह रहे थे, और मैं इस बात को पढ़कर रिलेट कर पा रही थी कि उनकी बात, उनका जो प्रश्न है, जो पीड़ा है, वो कितना वाजिब है। उनके पास ये बात कहने भर को नहीं, हम लोग तो फिर भी कह देंगे ना, पुरखे कहीं से आए थे। भाई उनके पुरखे जहां से आए थे वो तो भूमि अब हमारे पास है ही नहीं। और जो लोग छोड़कर आए हैं वो बसा बसाया घर छोड़कर आए हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग बहुत लड़ मर रहे थे पहले, या चाह ही रहे थे कि अलग हो जाए, हर चीज का इसी तरह बंटवारा हो जाए। यकायक सब बदल गया। ऐसा ऐसी स्थिति बैठी कि जो अपना जिनको मान रहे थे, जो मानवीय रिश्ते बने हुए थे, उनके बीच में लोग पर आए। उसी का उल्लेख उनकी अगली कहानी सिक्का बदल गया में मिलता है। विभाजन के परिणाम स्वरूप हुए पलायन से लोग यकायक दर बदर हो गए। सदियों से साथ रहते लोग अचानक पराये हो गए। विभाजन पूर्व जो अपने ही परिवार का हिस्सा लगते थे, अब सहसा उन्हीं से डर लगने लगा। जैसे रातों रात दुनिया बदल गई। और कृष्णा जी की कहानियों में विभाजन की त्रासदी का यह पक्ष भी स्पष्ट है। उनकी कहानी सिक्का बदल गया में उन्होंने कहानी की मुख्य किरदार शाहनी की मनस्थिति के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया है। कहानी की मुख्य पात्र शाहनी अपने पति शाहजी की मृत्यु के बाद अपनी पुश्तैनी हवेली में बिना किसी डर खौफ के अकेली रहती हैं। किंतु देश के विभाजन के बाद जो राजनीतिक सामाजिक बदलाव आए, उन्होंने शाहनी को यकायक अपनी ही जमीन पर गैर बना दिया। पुराने मानवीय संबंधों का स्वरूप ही बदल गया। विभाजन पश्चात अचानक शाहनी को भान हो गया कि वह तो परायों से घिरी है। जिस हवेली में, जिस जमीन पर अब तक वह शाहजी के देहांत के बिना अकेली निर्भय होकर रह रही थी, उसी परिवेश में सहसा उन्हें डर लगने लगा। और इसमें रहा ये कि ऐसे मानवीय रिश्ते, हम, ऐसा नहीं है कि नाते रिश्तेदार पड़ोसी, जो अपने हाथ के पाले हुए बच्चे, वो तक पलट गए। शाहनी के साथ भी यही हुआ इस कहानी में। उन्होंने शेरा नाम के एक बच्चे को पाला जो कि अनाथ था, उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। और शेरा को भी यही याद पड़ता है कि उसकी माँ जैना की मृत्यु के बाद उनको अगर किसी ने पाल पोस कर बड़ा किया है तो वो शाहनी है, और उसमें वो अपनी माँ का ही रूप देखता है। शाहनी भी शेरा को अपने बेटे और उसकी पत्नी हसैना को अपनी बहू के रूप में ही लेती है, ऐसे ही लाड करती है। पर इस विभाजन का परिणाम ये हुआ कि क्योंकि धर्म अलग है, और एक बात समझ में आ गई है कि अब ये जो भूमि है ये हमारी है और यहाँ से शाहनी को चले जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान अलग हो गया है, पाकिस्तान बन गया है। तो उसको कहा जा रहा है, शेरा ही कह रहा है कि आप अब चले जाइए। वो ये सब चीज भूल गया कि उसको उन्होंने ही पाला है, और इस कदर तक मानवीय विघटन हुआ है कि वो शाहनी को मारने पर तुल गया है। मारने की उनकी साजिश में शामिल है, उनकी हवेली को लूटने के लिए तैयार है। और अंत में क्योंकि कहीं थोड़ा बहुत शायद मानवता बची है उसके मन में, तो मार नहीं पाता है, लेकिन उसको कह देता है कि अब आप यहाँ से चले जाइए। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि शाहनी को जो है, जो छोड़ने आ रहे हैं, वो वही व्यक्ति है, वो वही आदमी है जो, जिसके साथ उसके बहुत अच्छे संबंध हैं, वही ट्रक लेकर आया है कि अब आप जाइए यहाँ से, अब आपको यहाँ नहीं रहने का इजाजत है, क्योंकि सत्ता बदल चुकी है और सिक्का बदल चुका है। भले ही आपका घर ये होगा, आपके पुरखों का घर होगा, आपकी हवेली होगी, लेकिन अब आपका यहाँ रहना वाजिब नहीं। विभाजन के कारण लोगों को कैसे अपनी पुरखों की जमीन, अपनी पुश्तैनी संपत्ति, अपने बसे बसाए संसार, अपनी जड़ों को छोड़कर शरणार्थी का जीवन बिताना पड़ा, कृष्णा जी की कहानी विभाजन के इस क्रूर पक्ष को भली भांति दर्शाती है।
शाहनी चौक पड़ी। देर मुझे मेरे ही घर में देर, आंसुओं के भंवर में ना जाने कहां से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के घर में बड़े बड़े घर की रानी, और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है, पर शाहनी रोकर नहीं, शान से निकलेगी। पुरखों के घर से मान से लांघेगी यह दहरी, जिस पर वह एक दिन रानी बनकर आ खड़ी हुई। विभाजन के इस दौर में राजनीतिक स्तरों पर हुई तोड़फोड़ से अधिक तोड़फोड़ मानसिक और नैतिक मूल्यों के स्तर पर हुई। जिस शेरा को शाहनी ने पाला पोसा था, जिस गांव वालों के लिए शाहनी हमेशा काम आई थी, जहां शाहनी ने अपनी आसामियों में बरकत पाई थी, वहां के लोग, उनके अपने भाई बंदे एकदम से शाहनी को पराया कर देते हैं। इस उल्हाने के साथ कि शाहनी सिक्का बदल गया है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। बरसों से संभाले प्रेम भरे आत्मीय रिश्ते विभाजन की रेखा तले कुचले गए। बरसों से बने आत्मीय अचानक भीड़ में तब्दील हो गए, और भीड़ भी ऐसी जो एक दूसरे के खून की प्यासी। कहानियों में इन सब तत्वों के, इन सब पक्षों के अलावा एक पक्ष अलग आता है कृष्णा जी की कहानियों में, वो है मानवता का पक्ष, एक मानवीय दृष्टिकोण, जो कि कहीं ना कहीं मतलब ये त्रासदी तो दिखा रहा है कि जो आप झेल रहे हैं सब कुछ है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं लोगों के बीच में थोड़ी बहुत मानवता बची है। जैसे शेरा को अंत में ये लगता है कि मुझे मारना नहीं है, भले ही भेज देना है उनको, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात रहती है कि कहीं कभी इन्होंने मुझे पाला है, इनसे मेरा कुछ लगाव रहा है, चाहे कुछ भी हो गया, चाहे धर्म के नाम पर अब मुझे अलग हो जाना चाहिए, लेकिन मार नहीं सका वो। इसी तरह और भी कई पात्र इसके कहानी में आते हैं, मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ उसे। विभाजन की त्रासदी को दर्शाती विभिन्न साहित्यिक रचनाओं में कुछ पन्ने, कुछ पात्र ऐसे भी हैं जिनमें अब भी कहीं ना कहीं मानवता बसती है, और जो यह उम्मीद पैदा करते हैं कि भले ही दौर बहुत बुरा था, पर मनुष्यता का गला अभी तक पूरी तरह घुट ना पाया था। दया, करुणा और मोह की मंद मंद किरणें अब भी कहीं ना कहीं उस नफरत और धार्मिक उन्माद के काले बादल को चीर पुनः रोशनी करने का भगीरथ प्रयास कर रही थी। वह उम्मीद का दामन थामे हुए थी। मनुष्य प्रकृति से शांति प्रिय ही है। हमारी जो अवस्था है, हम शांति में निरंतर रह सकते हैं, हम गुस्से में नहीं रह सकते। एक थोड़े पल के लिए हम गुस्सा हो सकते हैं, तो 3 दिन के लिए रह सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअसली हम लोग जो है, क्योंकि हमारी प्रकृति ही ऐसी, हमें शांति की तरफ लौटना ही होता है। तो ऐसा ही कुछ पात्रों में भी है, उन्माद है, गुस्सा है, कुछ लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, और कुछ लोग भुक्तभोगी हैं क्योंकि उनका नुकसान हुआ है तो बदले की भावना से दंगे में शामिल हैं। लेकिन अंततः वापस उनको भी शांति की तरफ ही आना है, क्योंकि कंटिन्यूअसली आप उस स्टेट ऑफ माइंड में रह नहीं सकते। हम लोग जिस तरह से बने हैं, हमारा जो प्रकृति है उसके लिहाज से, तो वही चीज कृष्णा जी की कहानियों में भी नजर आती है। यूनुस खां जो है, उनकी कहानी मेरी माँ कहाँ का ही मैं उदाहरण दे रही हूँ। वही यूनुस खां जो कत्लेआम कर रहा है, अचानक उसको इस कत्लेआम में ट्रक चलाते वक्त एक लड़की एक खून से सनी एक लड़की मिलती है, एक बच्ची है जो हिंदू बच्ची है, और उसको देखकर उसके मन में कोई विचार, बलात्कार के मौसम में जो बलात्कार हो रहा है, वहां इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, मार देना है लोगों को, उसके मन में कोई विचार नहीं आता। उसको देखकर सबसे पहले अपनी बहन नूरन याद आती है, और वो उसको वैसे ही उठा लेता है बचाने के लिए, जैसा यदि वो उस समय होता, अगर नूरन के समय यदि वो होता तो उसको बचा लेता, और वही चेष्टा करता है और उठाकर उसको सीधा अस्पताल ले जाता है। वहां डॉक्टरों से कहता है, और डॉक्टर उसको कहता है कि ये काफिर है, इसको बचाने से क्या फायदा, तुम तो मार ही रहे हो, तो क्यों इसको बचाना चाहते हो। लेकिन वो वहां अपना अब व्यक्तिगत स्वार्थ वहां देख रहा है, क्योंकि उसके पास बचा नहीं कोई, तो चाहे कुछ भी है, मेरी बहन के रूप में मुझे यही मिल जाए। तो एक मानवीय पक्ष हमको यहाँ भी देखने को मिलता है कि वही यूनुस खां जो ना जाने कितनों को इस कत्लेआम में मौत के घाट उतार चुका है, अब उस बच्ची को अपनी गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले जाता है। यूनुस खां इतना भावुक कभी नहीं था, इतना रहम, इतनी दया उसके हाथों में कहाँ से उतर आई है, वह खुद नहीं जानता। मूर्छित बच्ची ही क्या जानती है कि जिन हाथों ने उसके भाई को मारकर उस पर प्रहार किया है, उसी के सहधर्मी हाथ उसे सहला रहे हैं। इसी का एक प्रसंग हमें आगे मिलता है कि हत्या और बलात्कार के उस दौर में भी उस बच्ची में यूनुस खां को अपनी बहन नजर आती है। कहानी के इस अंश को पढ़कर यह भी समझ आता है कि लोग केवल और केवल धार्मिक उन्माद के कारण ही दंगों में शामिल नहीं थे, बल्कि कुछ ऐसे भी थे जो स्वयं इन दंगों से पीड़ित थे और बदले की भावना के कारण उस कत्लेआम का हिस्सा बन गए थे। यूनुस खां ने भी इन दंगों में अपनी बहन को खो दिया था, और अब वो बिल्कुल अकेला था, और शायद बदले की इस भावना के कारण ही वह बोराया सा दंगों में घूम रहा था। लोगों को मारने में उसे कोई संकोच न था, किंतु जब अपनी बहन सरीखी उस बच्ची को उसने देखा,
तो उसके मन में प्रेम का भाव उमड़ पड़ा और गाजर मूली की तरह लोगों को मौत के घाट उतार देने वाला यूनुस खां उस बच्ची के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो उठा। वह डॉक्टर से उसे ठीक करने की गुहार लगाने लगा और उससे ठीक होने का इंतजार करने लगा। डॉक्टर, जैसे भी हो ठीक कर दो इसे, मैं इसे सलामत चाहता हूँ। सिक्का बदल गया कहानी में भी मुख्य रूप से शाहनी और कहीं कहीं शाहनी के अन्य पात्र भी मानवता की डोर पकड़े हैं। सबके अंदर द्वंद्व है, कुछ ऊहापोह की स्थिति में है, कुछ कह रहे हैं, जायज ठहरा रहे हैं कि शाहनी को चले जाना चाहिए क्योंकि शाहजी ने हमारे ही लोगों की संपत्ति लूटकर अपनी ये जायदाद बनाई है। दूसरे लोग कहते हैं कि ये तो बहुत भली हैं, नाते रिश्ते इन्होंने अब तक निभाए हैं तो इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। फिर भी शाहनी इन लोगों को छोड़ नहीं पा रही है। वह भी सिक्के बदल जाने के कारण लोगों के रवैये को लेकर लाचार जरूर है। शाहनी अपने को खींच रही है, गांव वालों के गले में जैसे धुआं उठ रहा है। खूनी शेरे का दिल टूट गया है। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला, शाहनी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज में कहा, शाहनी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली आशीष झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। शाहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूंधे रूंधे से कहा, रब त्वानू सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। यह वह छोटा सजन समूह रो पड़ा। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी शाहनी के मन में कोई मैल नहीं है। उसने अपने दिल से सब मैल धो दिए हैं, सबको अपना माना है और अपने ही हाथ के पाले बच्चों, अपने लोगों के द्वारा अपनी जमीन जायदाद से निकाल दिए जाने के बावजूद वह उन्हें बदुआ नहीं दे रही है। जाते समय जब शेरा का भी दिल पसीजता है और वही शेरा जो शाहनी की हत्या की साजिश में शामिल था, उसकी हवेली लूटना चाहता था, जब आगे बढ़कर उससे कहता है कि अगर उसके बस में होता तो ऐसा ना होने देता, तब शाहनी के पैर छूता है तो शाहनी भी भरी आवाज में उसे आशीर्वाद देती है। शेरे ने बढ़कर शाहनी के पैर छुए। शाहनी कोई कुछ कर नहीं सका, राज भी पलट गया। शाहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे सर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तैनू भाग जगन चन्ना। चाहे शाहनी के आसपास मौजूद लोग अपनी मानवीयता भले ही खो चुके थे, पर शाहनी अब भी उनके मंगल की ही कामना कर रही थी। नफरत और वहशीपन के इस दौर में भी अब भी कुछ मानवता बची थी। कृष्णा जी की एक अन्य कहानी है, तीसरी कहानी जिसका मैंने जिक्र किया था, पितृ हत्या। कहानी बहुत छोटी सी है और इन दोनों कहानियों की तुलना में बेहद छोटी कहानी है। बात पृष्ठभूमि ये है कि गांधी जी की हत्या हो गई है और उसी पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है उस पर बात चल रही है। कृष्णा जी की एक अन्य कहानी पितृ हत्या में भी उस दौर की मानवता की छटा देखने को मिलती है। कहानी में देश विभाजन की बात की गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या पर लोगों की प्रतिक्रिया का उल्लेख है। कहानी पढ़कर लगता है कि दोनों मुल्क और उसके निवासियों में चाहे कितनी ही वैचारिक मतभेद क्यों ना हो, पर गांधी जी की हत्या पर दोनों देशों के निवासी समान रूप से परेशान, उदास थे। उसका मैं एक पढ़ रही हूँ थोड़ा सा हिस्सा। रेडियो से शोक ध्वनि सुनकर कलेजा मुंह को आया। बज रहा है साज, यह खून से लथपथ गांधी के लिए। हत्या हत्यारा मुल्क दो हो गए। पर हम लाहौर रेडियो से बोल रहे हैं, रुंधे गले से अनाउंसमेंट, हमारे महात्मा गांधी। एमनाबाद से आई हमारी दादी माँ रह रहकर आंखें पोंछने लगी। सयानों सी भर्राई आवाज में जो कहा, जो भी हो कहो, 1000 मारकाट हुई, पर हमारी गमी में पाकिस्तानियों ने हमसायों की सी रोल निभाई है। ऐसे बापू को याद कर रहे हैं जैसे महात्मा गांधी उनका भी कुछ लगता था। और कमरे में सिसकियां तैरने लगी। निष्कर्ष ये है कि राजनीतिक कारणों से भले ही डिवीजन हो गया, आज भी हम लोग इस बात को पहुंच जाते हैं कि नहीं, डिवीजन होना ही चाहिए था या क्या उसका जो भी आधार रहा हो, लेकिन भोगा आम जनता नहीं। और ऐसा भोगा है कि वो कई पीढ़ियों तक सालता आ रहा है। आज जो पुराने लोग हैं वो तो अब नहीं है, ज्यादातर ऐसा है कि वो लोग हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो अपनी वो भावनाएं कहानियों से, किस्सों से, डर के माध्यम से अपनी पीढ़ी में दे गए हैं। और वो चीज उनके अंदर एक ग्रीवांस है और बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि ये राजनीतिक द्वंद जो भी था, राजनीतिक रूप से जो भी डिवीजन हुआ, उसको भोगना मनुष्य को पड़ा, हम आम जनता को पड़ा, जिसको इस चीज से कोई सरोकार नहीं था कि क्या हो रहा है। अब से पहले लोग बड़े मिलजुल कर रह रहे थे, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। कोई नहीं चाहता था कि शाहनी ने जो जायदाद बनाई है शाहजी ने, वो शाहनी से ले ली जाए। यदि ऐसा होता तो विभाजन पूर्व भी हो जाता, क्योंकि वो तो बहुत समय पहले से ही अकेली रह रही थी। ऐसा करना उनके लिए तो बहुत सरल था
और वो बहुत इजी प्रे थी, बुजुर्ग महिला हैं, आराम से उनको बेदखल किया जा सकता है, लेकिन किसी के दिमाग तक में ये बात नहीं आई। ये सब घटनाएं घटी विभाजन के बाद। सबको याद आ गया कि अब जमीन जायदाद से इनको बेदखल कर देना चाहिए। वो शाहानी जो हमेशा सब लोगों के साथ मिलजुल कर रह रही थी, हम हमेशा उनको परिवार की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि शी वॉज लिविंग अलोन। शुरुआत में ही ऐसा उसमें आ रहा है कि वो अकेली रह रही हैं, बिना डर, बिना किसी खौफ के। उनको जरूरत ही महसूस नहीं हुई, सब अपने ही लगते थे। अचानक वो अपने आप को पराया महसूस करने लगी। तो ये कुछ पात्र ऐसे हैं जिनसे हम सोच सकते हैं कि वास्तव में ऐसा कुछ रहा होगा, क्योंकि कृष्णा जी ने ये कहानी लिखी है तो ये ज्यादा प्रमाणिक हो जाती है। रीजन ये है कि क्योंकि वो ये चीज खुद भुगत कर आई, उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा ही होगा। हम शुरू से ही पढ़ते हैं, साहित्य समाज का दर्पण है, आसपास जो चीजें होती हैं अपनी लेखनी में उतार ही देते, चाहे थोड़ा फेर बदल कर दें, लेकिन मूल तो कुछ रहता ही है। तो ऐसा ही कुछ रहा, और इसी को मैं आगे निष्कर्ष इसका पढ़ देती हूँ कि साहित्य इतिहास नहीं, किंतु अपने में कई ऐतिहासिक प्रसंगों व घटनाओं को समेटे होता है, और इस सिमटन में भावनाएं होती हैं। साहित्य केवल घटनाओं का उल्लेख ही नहीं करता, बल्कि पाठक को उन भावनात्मक अनुभूतियों से भी जोड़ता है जिनसे उन घटनाक्रम से ना जाने कितने लोग गुजरे होंगे। हमारी पीढ़ी के लोग जिन्होंने विभाजन जैसी क्रूर घटना को केवल इतिहास की किताबों में ही पढ़ा है, उनके लिए तो केवल साहित्य ही यह जानने का एकमात्र साधन है कि आखिर इतिहास में लिए गए विभाजन के राजनीतिक निर्णय का साधारण जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, उन्होंने क्या क्या भोगा होगा। देश आजाद हुआ और उसके साथ हुआ विभाजन, यह तो इतिहास की किताबों से पता ही चल जाता है, पर इस निर्णय के परिणाम स्वरूप लोगों पर क्या बीती, कैसे उन्हें पल भर में अपनी बसी बसाई दुनिया छोड़कर शरणार्थी बन जाना पड़ा, कैसे जाने कितने लोगों ने अपने सगे संबंधियों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, और इन सब में कितनी मानसिक और शारीरिक यातनाओं से गुजरे, यह सब तो इतिहास ही हमें बता सकता है, यह सब तो साहित्य ही हमें बता सकता है। कृष्णा जी का साहित्य इन मार्मिक संवेदनाओं और अनुभूतियों से भरा पड़ा है, और भोगी होने के नाते उनकी कथाएं बहुत प्रामाणिक हैं। आप मुझे बहुत धैर्य से सुनने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नेहा जी। आपने कृष्णा सोगती के 3 कहानियों को आधार बनाकर अपनी बात कही, और विशेष रूप से जो कृष्णा सोगती की संवेदना है वहां तक हम सबको पहुंचाया। ये तीनों कहानियां बहुत महत्वपूर्ण भी हैं, और भारत विभाजन को एक रचनाकार संवेदनात्मक धरातल पर ले जाता है, और वह मनुष्य की उन संवेदनाओं को कैसे जागृत करता है, साहित्य का ये बहुत बड़ा काम है। और इसीलिए साहित्य की परंपरा चलती है, कम लोग उसको पढ़ते हैं। दूसरे, जिस तरह से हमने देखा था, निर्मल जी ने बताया कि एक बड़ा मास लोगों को जाता है, लेकिन उस मास तक कौन सा प्रभाव जाता है एक अलग बात। यहाँ पर कविताएं भी लिखी गई हैं, और कृष्णा सोगती के जिन कहानियों के अलावा भारतीय साहित्य में उर्दू, पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी में भी ये चीजें हैं। तो मैं अधिक चर्चा न करके मैं दूसरे वक्ता प्रोफेसर सर्वेश जी को आमंत्रित करता हूं। सर्वेश कुमार सिंह, जो बीबी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में डीन है और बहुत ही सुलझे हुए वक्ता हैं। उन्होंने जो विषय लिया है वो अपने में बहुत महत्वपूर्ण है, समानांतर सांप, विभाजन की त्रासदी और ये की कविता। तो सुरेश जी, आप जुड़े हुए हैं? सर, मेरी आवाज जा रही? हाँ बिल्कुल। तो मुझे आदेश है सर बोलने का? हाँ बिल्कुल सर, बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ सर, और बहुत प्रणाम भी कर रहा हूँ आपको, और भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान को भी मैं बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि एक बड़ी ही महत्वपूर्ण संगोष्ठी में मुझे बोलने का अवसर दिया। खासकर मनीष जी, अपने डायरेक्टर साहब, जिन्होंने चुना कि इस विषय पर जो है मैं अर्ह हूँ कि जो है अपनी बात रख सकता हूँ। ये
मुझे लगता है बहुत दिनों के बाद, अगर मैं भूलता नहीं हूँ तो शायद डिसूजा जी जब डायरेक्टर थे, तो उसमें भारत विभाजन पे एक दिन का कुछ एडवांस स्टडी में हुआ था। और उस संगोष्ठी की शायद मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी, जो कि शायद वेबसाइट पे ही थी या कहीं मिली मुझे, किसी फेलो ने उपलब्ध कराई। तो उसमें एक खास तरीके से, खास एंगल से पूरे भारत विभाजन को देखा गया, और विभाजन के बाद जिस तरह से एक खास तरीके का सांस्कृतिक अटैक भारत के भीतर से चल रहा है, उसको परखने की कोशिश की गई थी। विशुद्ध रूप से वो एक वैचारिक तरीके का एक सेमिनार था, जिससे मैं बहुत सहमत नहीं था, और उस पे कुछ मैंने अपने बातें भी रखी थी। खैर, ये मनीष जी ने जो ये आयोजन किया है और जिस तरह से इसकी संकल्पना एडवांस स्टडी ने की है, मुझे लगता है बड़ा ही ये एक मौजू एक विषय है। और इस समय शायद विभाजन ही वह बर्निंग सेंटर है, वो कोर सेंटर है, जहाँ से अगर हम एक बार फिर से उस स्मृति में जाएं और उसको कुरेदें, तो भविष्य के भारत का एक चेहरा हम बनाने में सफल हो सकते हैं। तो इस दृष्टि से ये एक बड़ा ही आत्मचिंतन परक, आत्मविश्लेषण परक संगोष्ठी में मानता हूँ इसको। और अगले 2 दिनों में मैं उम्मीद करता हूँ कि एक ऐसी बात निकल के आएगी इसमें, जिसमें हम अपनी चेतना को, अपनी स्मृति को जो है फिर से परखने की कोशिश करेंगे, और विभाजन का जो एक असमाप्त प्रोजेक्ट है, उस पे भी हम शायद चर्चा कर पाएंगे। खैर, मेरा विषय अज्ञेय को लेकर के है। अज्ञेय की कविता और जो विभाजन की त्रासदी है, मैं अर्धांश में कविताओं पे आऊँगा, और ये मैं पहले ही कुछ कविताएँ उनकी रख देता हूँ, लेकिन जो पूरा का पूरा आगे का होगा, मैं एक वैचारिक तरीके से अपनी बात रखना चाहूँगा। अज्ञेय विभाजन की इस त्रासदी से बहुत भीतर तक न केवल प्रभावित थे, बल्कि हिले हुए थे। और वो हिलना इस तरह का था कि आप आज़ादी के पहले के अज्ञेय, आज़ादी के पहले ना कहें, बल्कि जब से ये प्रोजेक्ट विभाजन का शुरू हुआ और एक खास तरीके की बात राजनीति में उठने लगी, अज्ञेय तब से ही इस पूरी धारणा से चिंतित रहे। और आज़ादी के बाद के अज्ञेय और आज़ादी के पहले के अज्ञेय, आज़ादी के पहले के अज्ञेय एक माइल्ड से कॉमरेडशिप जिनके भीतर थी, एक एक्टिविज्म था जिनके भीतर, जो अपने आप को एक शून्यवादी या एक बंगाली बुद्धिजीवी की तरह प्रेजेंट करते थे। अचानक से वो अज्ञेय सनातनवादी और भारतीयता पे बात करने वाले प्रतीत होने लगते हैं। तो इन सारे प्रसंगों पर मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन मैं जो अपनी जो मुख्य बात है उनकी कविता को लेकर के, अज्ञेय ने बहुत बाद में जाकर के अपना एक शरणार्थी, हालांकि ये शब्द अभी आदरणीय टेकचंदानी जी ने परहेज किया इससे, ये शब्द जो है बदल देना चाहिए, लेकिन शरणार्थी शीर्षक से ही अज्ञेय ने एक ग्रंथ का निर्माण किया, जिसमें उनकी कुछ कहानियां थी जो विभाजन पे आधारित थी और कुछ कविताएं थी। ये बड़ा ही रिमार्केबल, बहुत ही रिमार्केबल बात है कि एक खास प्रवृत्ति को, एक खास टेंडेंसी को एक इतना बड़ा लेखक अपनी पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित कर रहा है। और साथ ही ये वही दौर है जब अज्ञेय शाश्वती लिख रहे होते हैं, या अज्ञेय कालचिंतन कर रहे होते हैं, या अज्ञेय वो तमाम तरीके की जो है कविताएं और उपन्यास लिख रहे होते हैं, जिनका फ्लेवर जो है बहुत अलग है शेखर एक जीवनी से। तो ये कविताएं जो कि, जैसे कि मैंने समानांतर सांप का जो उदाहरण दिया, ये 6-7 अंशों में 6-7 एक अलग-अलग दृश्य हैं उसके, इस कविता के, उसमें वो विभाजन की त्रासदी को प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ और भी उनकी कविताएं रहीं या कहानियां रहीं, जैसे कविताओं में मिर्गी पड़ी, या ठाव नहीं, या रुकेंगे तो मरेंगे, मानव की आंख, गाड़ी रुक गया, हमारा रक्त, श्रीमद धर्म धुरंधर पंडा, कहती है पत्रिका। इन सब कविताओं के साथ साथ
एक शरणदाता कहानी लिखी, लेटर बॉक्स लिखा, मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई लिखा, रमंत्रे तत्र देवता लिखा, बदला लिखा। अज्ञे ने विशेष रूप से विभाजन की त्रासदी पर अपने लेखन को केंद्रित किया। एक ऐसा लेखक, एक ऐसा कवि जो किसी जमाने में विश्व मानववाद की बात करता था, जो एक तरह से सनातनता की बात भी एक हिंदूवादी टर्म में नहीं करता था। उसका इस तरह से मस्तिष्क का जो रिपल्सन हुआ, वो बड़ा ही रिमार्केबल चीज है और इस पे शोध होना चाहिए, इस पे अध्ययन होना चाहिए। पूरी विभाजन की त्रासदी को आगे बड़े ही दार्शनिक रूप से देखते हैं। अभी कृष्ण सोबती की कहानियों की चर्चा हो रही थी और कहानियां, क्योंकि गद्य का विन्यास ऐसा होता है कि उस विन्यास में यथार्थ बड़ा ही नजदीक दिखाई देता है। और अज्ञे की कहानियों में भी ये बात है। कविताएं पूरी की पूरी एक दार्शनिक मिजाज की कविताएं हैं और मैं कुछ कविताओं को आपके सामने रखता हूँ। जैसे एक कविता मानव की आंख करके विभाजन पे लिखी उन्होंने। कोटरों से गिलगिली घड़ा यह झांकती है, मान लेते यह किसी शक्तिरत जड़ दृष्टि जल तलवासी तेंदुए के विषनेत्र हैं, और तमजात सब जंतुओं से मानव का वैर है, क्योंकि वह सुत है प्रकाश का। यदि इनमें न होता यह स्थिर तप्त स्पंदन, तो मानव से मानव की मिलती है आंख पर, कोटरों से गिलगिली घड़ा झांकती है। समानांतर सांप जब अज्ञे कह रहे होते हैं तो विभाजन की त्रासदी में जो लगा हुआ दोनों हिस्सा है, दोनों जो धार्मिक समुदाय है, दोनों जो वैचारिक समुदाय है, उसकी चर्चा कर रहे होते हैं, जिनको एक इस्लामिस्ट भी कहा जाता है और एक हिंदूवादी कहा जाता है। वो अज्ञे के निगाह में है, लेकिन पूरी की पूरी जो उनकी धारणा है वो कहीं न इन प्रत्ययों को छूते हुए नहीं जाते हैं, बल्कि वो जो मनुष्यता है, जो मनुष्यता मर रही है, उसके बारे में वो बात कर रहे होते हैं। और ऐसी तमाम कविताएं समानांतर सांप सीरीज की हैं, चाहे वो रुकेंगे तो मरेंगे। एक ऐसा दौर है जहां पे स्थिर कुछ भी नहीं है। अगर आप रुके, किसी जगह पे रुके, तो आप मरेंगे। भागो भागो, चाहे किशोर भागो, अपना नहीं है कोई गति ही सहारा, यहाँ रुकेंगे तो मरेंगे। ये विभाजन की त्रासदी का एक काव्यात्मक निरूपण अज्ञे के यहाँ होता है। और ये सारी कविताएं ऐसी हैं जिन्हें कहीं भी पढ़ा जा सकता है और उनके आधार पे अज्ञे की संवेदना से परिचित हुआ जा सकता है। लेकिन अज्ञे की जो दृष्टि है, साहित्यिक दृष्टि है, मैं इस व्याख्यान के लिए तैयारी कर रहा था और मुझे जैसे यूरेका जिसको कहते हैं कि कोई चीज मिल जाती है, मुझे लगा कि इस कवि की मनःस्थिति के निर्माण में, इसके मानस के निर्माण में, इसकी चेतना के निर्माण में विभाजन जैसी एक त्रासदी का इतना बड़ा हाथ कैसे हो सकता है। जो अपने आप को विश्व मानवतावाद या रविन्द्रनाथ टैगोर के पास जो अपने आप को समझता है, अचानक अज्ञे उर्दू की खिलाफत क्यों शुरू कर देते हैं। अचानक अज्ञे भारतीयता, सनातनता और उसके बाद आप अगर किसी को बुरा न लगे तो हिंदू, इसकी चर्चा क्यों करने लगते हैं। और ये समझना बहुत ही रिमार्केबल है। ये समझना केवल हिंदी के क्षेत्र में ही रिमार्केबल है, इसको समझना पूरे भारतीय भाषाओं के मिजाज के संदर्भ में भी बहुत निर्णायक है। भारतीयता शीर्षक जो निबंध है उनका अज्ञे का, और ध्यान दें ये कविताएं और ये कहानियों के बाद अज्ञे इस तरह के निबंध लिख रहे हैं। शाश्वती सीरीज जो है वो विभाजन की ट्रेजेडी के बाद आती है। सारी उसकी जो संकल्पना, उसकी जो हाइपोथेसिस है, भारतीयता जैसे निबंध में या शाश्वती के तमाम निबंधों में अज्ञे बार बार इतिहास से मुक्ति की बात करते हैं। अज्ञे बार बार एक खास तरीके की भक्ति चेतना या भक्ति संवेदना के पास जाने की बात करते हैं। अज्ञे इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं और ये
ये आप ध्यान दें, जो कि जहां इस्लाम ये शाश्वती का अंश है, जहां इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत की इमारत एकांतवादी मान्यता पर बनाई गई है, वहीं हिंदू धर्म की इमारत किसी मत विश्वास या एकांतवादी मान्यता पर नहीं बनाई गई है, बल्कि सृष्टि मात्र के संबंध पर आधारित है। विभाजन की त्रासदी के पश्चात उभरा ये दर्शन है, ये मन है अज्ञेय का। आगे भी लिखते हैं वे, दूसरे धर्म सबसे पहले अपने पास एक बाड़ा बनाते हैं, जो उसके भीतर है वे अपने हैं और बाकी गैर है, मी है एंड अदर्स है। कभी कभी शत्रु माने जाते हैं, लेकिन हिंदू जीवन दृष्टि ऐसे बाड़े नहीं बनाती और किसी को गैर नहीं मानती, मत विश्वास के आधार पर बाड़े नहीं बनाती। ये दृष्टि आपको तब समझ में आएगी जब जो कविता मैंने पढ़ी उसको आप दोबारा से पढ़ेंगे, और जिसमें आप देखेंगे कि एक खास तरीके की स्मृति जो जयशंकर प्रसाद से लुप्त होती है और अज्ञेय उसको थामने का प्रयास करते हैं, वह स्मृति है तत्सम की, तत्समाश्रित स्मृति है। और इस बात को निर्मल वर्मा भी बड़े ही गर्व से स्वीकार करते हैं कि जिस समावेशी या धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर भाषा का संवेदना से बड़ा संबंध है। आप विभाजन की त्रासदी को एक खास तरीके की आम फहम भाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, तो आप भीष्म साहनी के तमस के पास जाते हैं, आप यशपाल के झूठा सच के पास जाते हैं। लेकिन वहां जो भाषागत एक क्रियान्वयन है उस भाषा में, जिसमें कि एक तरह का उर्दूकरण है, एक फारसीकरण है, और अगर हम ये सच माने कि भाषा ही हमको यथार्थ, शब्द ही हम यथार्थ से परिचित होते हैं, तो इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये भाषा पूरी विभाजन की त्रासदी को समझने में एक पक्षी उसका जो है पूरा का पूरा व्यवहार है। और यही कारण है कि विभाजन की ये जो मानसिकता थी, विभाजन को लेकर के जिस तरह से एक औपनिवेशिक और वामपंथी माइंडसेट बनाया गया था, वो हिंदी साहित्य को या हिंदी कविता को एक दूसरी धारा की ओर ले जा रहा था। अज्ञेय इसलिए रिमार्केबल है इस बुंद पर कि हमें फिर से वो स्मृति में जाने की कोशिश करते हैं जो हम भूल चुके, और उसकी डोरी है तत्सम के शब्द। क्योंकि आपको ये विभाजन एक दूसरी गुलामी की ओर ले जा रहा था, एक खास तरीके के समाज को, एक खास तरीके के जीवन दर्शन को, उसके शब्दों को छीन करके। यही कारण नहीं है, और यही कारण है कि आप देखेंगे कि बाद के वर्षों में जब नामवर सिंह हिंदी आलोचना के क्षेत्र में आते हैं, तो वे मुक्तिबोध बनाम अज्ञेय की एक नकली लड़ाई शुरू करते हैं, और इस लड़ाई में वे मुक्तिबोध को आने वाली जनरेशन के लिए एक आइडियल पोएट घोषित करते हैं, एक आदर्श कवि घोषित करते हैं, और अज्ञेय को बैकग्राउंड में डाल दिया जाता है। उसका कारण एक दो बड़े ही स्पष्ट थे। एक तो कारण ये था कि अज्ञेय जैसा एक जो कवि था, वो भारत के पुरातन जो मूल्य थे, सिद्धांत थे, चाहे वो रस सिद्धांत था या कविता को परखने की ढेर सारी हमारी अवधारणाएं थी, या जो हमारी स्मृति थी तत्सम की, वे इसे साथ लेके चलते थे। लेकिन यह एक सामाजिक जो सो कॉल्ड नेहरूवन एक राजनीति में बना हुआ जो एक नारा था, उसके लिए बहुत ही सुविधा नहीं था कि वो इसको पकड़ के चले। तो ये कविताएं, अज्ञेय की ये कविताएं हमें बार बार टकराहट, अगर आप इनसे करेंगे विभाजन की कविताएं, तो बार बार आपको एक दूसरी दिशा में ले जाएंगी। जैसे कि मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि अज्ञेय बार बार भक्ति चेतना की बात करते हैं, एक बार बार भक्ति संवेदना की बात करते हैं कि वो हमारा फ्लेवर है, वो हमारा मिजाज है, वो हमारी चेतना है, वो हमारी वृत्ति है। और इस भक्ति के लिए वो बड़े ही अद्भुत स्थापना करते हैं। आप अगर शाश्वती पढ़ें, थोड़ा सा संक्षिप्त करिए, थोड़ा सा। तो भक्ति की यह चेतना या यह संवेदना, जिसमें वो कहते हैं कि इसका ईश्वर के साथ किसी तरीके के संबंध से वो परहेज करते हैं, और इसे एक तरह की
मानवीयता के नाक का बेसर जो वो एक मोहरा देते हैं अज्ञे, ये संवेदना जब वो लाते हैं अपने पूरे के पूरे मिजाज में, तो उनका बायकॉट होना शुरू हो जाता है। ये बात सर मैं बताना इसलिए चाहता हूँ कि ये कविताएं अज्ञे की कविताएं हैं जो कि बहुत बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उनकी मानसिकता को बनाने में, उस कवि के मानस को बनाने में बड़ी ही महत्वपूर्ण रही है। और इसके माध्यम से हमें एक बार फिर से अज्ञे की जो है पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि एक अंतिम बात अगर आप देखें तो वे उर्दू के बारे में भी एक अजीब सी बात करते हैं, और किस तरह से विभाजन की त्रासदी को लेकर के एक फैशनेबल लिटरेचर लिखा जा रहा था हिंदी में, और कितना वो संवेदना से बाहर था। वो कहते हैं कि हिंदी और उर्दू की जो उस समय सामाजिक कल्चर के नाम पे जो बात हो रही थी, धर्मनिरपेक्षता को लेकर के जो बात हो रही थी, कि उर्दू बड़ी नफीस जुबान है, लेकिन उर्दू की नफासत की बात करते वक्त कुछ बातें और भी याद रखने की है कि नफासत भाषा का आत्यंतिक गुण नहीं, एक सामाजिक गुण है। अर्थात कोई भी भाषा उसे पा सकती है, और अगर उसे भाषा समाज में उसका इतना ऊंचा मूल्य न हो, अगर वह समाज इसलिए उसे दिशा में विकास करे, लेकिन नाद गुण आत्यंतिक है भाषा का। हिंदी का नाद सौंदर्य उर्दू में नहीं है, कभी नहीं रहा, और न ही उसने उस दिशा में विशेष उन्नति की है। ये जो विभाजन हो रहा था, यह विभाजन केवल सीमा का ही नहीं हो रहा था। एक लड़ाई जो है भारत और पाकिस्तान जो भी है उसकी चौहद्दी पे लड़ी जा रही थी, लेकिन उससे भी एक महत्वपूर्ण लड़ाई, क्योंकि विभाजन एक वैचारिकी का परिणाम था, एक खास तरीके की साहित्य की और जीवन दृष्टि का परिणाम था। एक विभाजन या एक लड़ाई भाषा की सीमा पे लड़ी जा रही थी, और अज्ञे उस लड़ाई के अग्रधावक मुझे नजर आते हैं, क्योंकि वो ऐसे साहित्यिक मूल्य हैं। अज्ञे की उन रचनाओं को अगर हम दोबारा पढ़ें तो शायद विभाजन की यह त्रासदी का एक दूसरा पक्ष, जिसे एक खास तरीके की वैचारिकी के आधार पर दबाया गया था, वो फिर से उभर के आएगा, और शायद उस नए चिंतन के साथ एक खास तरीके की स्मृति में जाकर के एक भविष्य के भारत की नई रचना कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर्वेश जी। आपने अज्ञे जी की जो संवेदना है भारत विभाजन के बारे में बहुत अच्छी तरह से लिखा, और इन कविताओं का पाठ कैसे हो और इस नए संदर्भ में हम लोग देखें, मुद्दों को रखा। थोड़ा समय तो आपको सुनना अच्छा लगता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और अगले वक्ता मंगलम कुमार रस्तोगी, जो एक कॉलेज में अध्यापक हैं और यहाँ पर एसोसिएट भी रह चुके हैं और निरंतर पढ़ते हैं, अच्छे कवि भी हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, और मंगलम जी पहले से जरा मैं 10 मिनट आपको दे रहा हूँ, 10 मिनट में अपनी बात रखें, ठीक है? जुड़े हैं आप? जी सर, जी सर, जी सर। प्रणाम सर, आप सम्मानित मंच और आप सभी को। हमारे मेरे पास समय कम है, 10 मिनट ही है। आज पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, आलोक सर हमारे शिक्षक रहे हैं, सर्वेश सर भी हमारे शिक्षक रहे हैं, और बुलाने का क्रम ऐसा रहा कि जैसे बॉलर को ओपनिंग करने को दे दिया गया है, कुछ इस तरह का मामला है। क्योंकि बातचीत ये क्रम होना चाहिए था कि सबसे पहले मुझे बुलाया जाना चाहिए था, मैं सबसे छोटा हूँ। खैर, मुझे अब ये दायित्व दे दिया गया है, तो मैं जो बात करूंगा वो कविताओं पर बात करूंगा, खास करके जो हिंदी में लिखी गई कविताएं हैं और विभाजन को लेकर के। इस आरोप हमेशा से लगाया जाता रहा है कि अज्ञे की कविताओं को छोड़ करके हिंदी में विभाजन की कविताएं बहुत कम लिखी गई हैं। दरअसल यही से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। एक छोटी कविता जिसका सीधे सीधे संदर्भ विभाजन की कविता से नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस कविता के संदर्भ को विभाजन के संदर्भ से जोड़ करके देख सकते हैं। कविता है कुंवर नारायण की। कविता का शीर्षक है लापता का हुलिया। रंग गेहुआ ढंग खेती है, उसके माथे पर चोट का निशान, कद 5 फुट से कम नहीं, ऐसी बात करता है
कि उसे कोई गम नहीं, तुतलाता है उम्र पूछो तो हजारों साल से कुछ ज्यादा बतलाता है, देखने में पागल सा लगता है नहीं, कई बार ऊंचाइयों से गिरकर टूट चुका है, इसलिए देखने पर जुड़ा हुआ लगेगा हिंदुस्तान के नक्शे की तरह। मैं जब भी इस कविता को पढ़ता हूँ या इस कविता को समझने की कोशिश करता हूँ, तो इस कविता के साथ साथ कई बार मुझे ये लगा है कि विभाजन सत्ता समर्थित है और साहित्य जो है हमेशा इस मूल्य का प्रतिकार करती है, वह इस विभाजन को अस्वीकार करती है। तो हिंदी साहित्य में कई बार ऐसा होता है कि जो कविता और कहानी या माने जो हमारे समाज और साहित्य का अंतर संबंध है, वह अपने यथार्थ को ठीक उसी तरह दर्ज नहीं करता जैसे वह यथार्थ घटित होता है। कविता के साथ अक्सर ऐसा हुआ है। जिस छायावाद की कविता को पलायन की कविता छायावाद के आलोचकों ने कहा, बाद के आलोचकों ने उसी छायावाद को राष्ट्रीय नवजागरण का काव्य कहा। एक जब हम बात करते हैं राम की शक्ति पूजा की और उसमें व्याप्त अंधेरे की, उसके बाद हम आते हैं मुक्तिबोध के अंधेरे में, उसके बाद पटकथा और मुक्ति प्रसंग के अंधेरे को देखने और समझने की कोशिश करते हैं, बाद में ज्ञानेन्द्र के यहाँ संशयात्मा जैसी कविताओं को देखते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कविता अपने समय के यथार्थ को अपने ढंग से बरतती है। मुक्तिबोध जिस ज्ञानात्मक संवेदन और संवेदनात्मक ज्ञान की बात कर रहे थे, दरअसल कविता पढ़ते हुए हमें यह सावधानी जरूर बरतनी चाहिए कि हम कैसे उस संवेदनात्मक निरूपण को जो कविता में संभव हुआ है उसकी शिनाख्त कैसे करते हैं। दरअसल हिंदी कविता के साथ यह सबसे बड़ी समस्या यही हुई कि इसने सीधे विभाजन को संबोधित करते हुए, जैसी कहानियों में हम देखते हैं, जैसा हम उपन्यासों में देखते हैं हिंदी के, वैसा कविताओं में संभव नहीं हुआ। और इस चीज को समझने के लिए बिल्कुल हम हाल की घटना को देखते हैं, जब हमारे समय में एक बड़ा त्रासदी आया कोरोना का, और उसमें देखिए कि जब पहली लहर आई तो आपको कोरोना से संबंधित साहित्य की एक भरमार आपको देखने को मिलेगा। सारे लोग कोरोना की घटना पर बातचीत कर रहे थे, कविताएं लिख रहे थे, विविध व्यंजनों का रेला पड़ा हुआ था फेसबुक वगैरह पे। लेकिन दूसरा लहर जैसे ही आया और जो जिससे हमारा मध्य वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, तो आप देखेंगे कि साहित्य की जो संख्या है वो घटती गई। विभाजन के साथ भी ऐसा हुआ। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि पंजाब में, या सुबह सर बता रहे थे सिंध के साहित्य, सिंधी साहित्य को लेकर के, और बांग्ला लिटरेचर वगैरह में आपको विभाजन से बहुत सारी मिलेगी और हिंदी साहित्य में कम मिलेगी। दरअसल ऐसा है नहीं। हमें अगर उस अंधेरे को तलाशने की कोशिश अगर हम करेंगे कविता में, उसकी शिनाख्त करेंगे, तो हमें विभाजन की वह सूत्र जो कि जिससे हिंदी समाज प्रभावित हो रहा था वह देखने को मिलेगा। बहुत बार में जब केदारनाथ सिंह 47 को याद करते हुए लिखते हैं, तो ये सवाल करते हैं खुद से, अपने समय से, अपने समाज से, तुम्हें नूर मियाँ की याद है केदारनाथ सिंह? गेहुए नूर मियाँ, ठिकरे नूर मियाँ, रामगढ़ बाजार से सुरमा बेचकर सबसे अंत में लौटने वाले नूर मियाँ, क्या तुम्हें कुछ भी याद है नूर केदारनाथ सिंह? और इसी कविता में जब वो आगे जाते हैं तो वो पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है इस समय वे कहाँ है, ढाका या मुल्तान में? क्या तुम बता सकते हो हर साल कितने पत्ते गिरते हैं पाकिस्तान में? तो पाकिस्तान का भारत पाकिस्तान का विभाजन तो सब हो गया, लेकिन जो हमारी स्मृतियां हैं, जो हमारे साझा संस्कृति है, जो हमारे समाज की संरचना की बुनावट है, उन स्मृतियों में जो सवाल आए हैं, उससे भी हम विभाजन की त्रासदी को, मनुष्य के अलगाव को समझ सकते हैं। जब केदारनाथ सिंह की कविताओं की बात करते हैं तो देखते हैं कि उनकी कविताओं का जो समूचा संसार है वह भारतीय संसार है। वह इस अर्थ में है कि उन्हें उन तमाम स्रोतों का पता है जहां से उन्हें जीवन मिलता है।
भले ही आज की सर्वव्यापी मानव विरोधी मुहिम में सॉरी वह जीवन बहुत कुछ कम हो चला है, पर लुप्त हो जाने के खतरे को उठाते हुए भी केदारनाथ सिंह कविता में उन आस्था को बचा लेना चाहते हैं जो मानवीय अस्तित्व से अनिवार्यतः जुड़ा है। केदारनाथ सिंह की कविता जो सन 47 को याद करते हुए है, कुछ इसी तरह की बात करती है। बाद की हिंदी कविताओं को देखेंगे तो आलोक धनवा की एक कविता है बलराज साहनी शीर्षक से, उसमें भी आपको भारत विभाजन की वह स्मृति, वह दंश, उसकी भयावहता देखने को मिलेगी। आप आगे बिल्कुल नए कवि हैं सुधांशु फिरदौस, उन, उन, उन उनके उनकी कविता का शीर्षक है सूखे तालाब की मुर्गाबिया। इसमें भी आपको भारत की विभाजन के वो अर्थ संकेत मिलेंगे। दरअसल कविता में हमें उन अर्थ संकेतों को पकड़ करके वह शिनाख्त करना पड़ता है जिससे हम उस कविता को डिकोड कर सकें। थॉमस हार्डी ने कहा था ऐतिहासिक घटनाओं का सामान्य जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जब हम विभाजन जैसी त्रासदी की बात करते हैं तो यह बहुत स्पष्ट पता चल जाता है। वह डिकोड कविता में उन सूत्रों को चिन्हते ही पता चल जाता है कि सामान्य जनता भी ऐतिहासिक घटनाओं से किस कदर प्रभावित होती है। ब्रेख्ट और लुकास जब यथार्थवाद की बहस करते हैं, कल्पना और यथार्थ की बात करते हैं, तो उसमें आप देखें 2 मिनट में समापन करिए। हाँ, जी सर जी। तो दरअसल मैं निष्कर्ष पे ही आता हूँ कि यथार्थ को कविता में समझने की जो प्रविधि है वह कविता के उन गुणसूत्रों की तलाश से संभव होती है जहां से वह कविता अपनी अनंत अर्थ संभवा की ओर यात्रा करती है, और तब जाकर के वह यथार्थ दर्ज हो पाता है। दरअसल कविता अपने स्वभाव में इतनी संवेदनात्मक विधा है कि वह कई बार सीधे सीधे आपसे मुखातिब नहीं होती, आपको उस कविता में निहित उन चिन्हों को तलाशने की जरूरत होती है, और उसके बाद जब कविता खुलती है तो समाज के उस व्यापक विद्रूप स्थितियों का जायजा कविता में मिलता है। जो दर्ज होता है वह कई बार इतिहास भी नहीं करता, कई बार वो उस समय के तमाम जो ज्ञान के अनुशासन है जो उसे दर्ज नहीं करता, वह कविता में दर्ज होता है। जरूरत है उन्हें चिन्हने की, उनका शिनाख्त करने की। आप सबने सुना, चूंकि समय कम था, जल्दी में हमने इस चीज को रैप अप किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। धन्यवाद गुलाम जी। वैसे मैंने शुरुआत में ये कहा था कि थोड़ा डिस्कशन रखेंगे, लेकिन अब भूख आपको परेशान भी कर रही है और समय बहुत हो गया है, तो जो प्रश्न है वह आप अपने मन में रखेंगे तो ज़्यादा वो प्रभावक भी रहेंगे, और भविष्य में जो अन्य बैठक हैं उनमें उन चीज़ों को रखेंगे। चूंकि सबसे पहले तीनों वक्ता नेहा राठी जी, प्रोफेसर सर्वेश कुमार सिंह जी और डॉक्टर मंगलम अब जल्दी डॉक्टर हो जाएंगे, मंगलम कुमार रस्तोगी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके पेपर के लिए। मैं चाहता था कि थोड़ा सा समय लूं आपका, थोड़े से संक्षेप में। मैंने चूंकि ये भारतीय भाषाओं से संबंधित है तो कुछ चीजें आपके सामने आना चाहिए, और विशेष रूप से आप देखेंगे कि निर्मल कुमार जी बैठे हैं इसलिए थोड़ा कहने का साहस भी कर रहा हूं कि मनुष्य के पास स्मृति अकेली है। वर्तमान तो बहुत छोटा है, भविष्य की कल्पना होती है, और धीरे धीरे हम जो अनुभव कर रहे हैं, मनुष्य की स्मृतियां विलुप्त होती जा रही है। वो परिवेश के द्वारा भी हो रहा है बहुत ही तरह से। तो ये साहित्य का काम ये है कि वह उन स्मृतियों को बचाए रखे। आप सोचिए कि अगर साहित्य में स्मृतियां न हो तो साहित्य क्या होगा, वो पत्रकारिता हो जाए। तो भारत विभाजन के संदर्भ में आप देखें जितने भी, विशेष रूप से देखिए पंजाबी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी और
अभी सिंधी की बात हुई, इनमें जो सीधे सीधे जुड़े हुए थे, मैंने एक दो गोष्ठी में मुझे साउथ का भी परिचय है, उन लोगों के लिए, वहां के लोगों के लिए विभाजन ज्यादा मायने नहीं। तो ये जो स्मृतियां हैं, यह साहित्य के माध्यम से हमारे तक पहुंचती हैं, और इन सब में विशेष रूप से आप देखेंगे तो स्त्री, जिस पर शायद एक दो पर्चे हैं, यौन हिंसा का शिकार स्त्री, भारत विभाजन में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्थितियां ये। मैं एक दो उदाहरण दो तीन रचनाओं में से देकर आपको बताना चाहूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि झूठा सच में एक बंती नाम की स्त्री है, जिसका अपहरण हो गया, वो किसी तरह बचते बचाते आ जाती है अपने घर में उसे घुसने नहीं दिया, और वह बाहर दहलीज पर सिर पटक पटक के मर जाती है। जब वो मर जाती है तो उसके ऊपर लाल कफन डाला जाता है, लाल चादर डाली। एक स्त्री कहती है कि देखो बेशर्मों को, अब वो सुहागिन हो गई। ये जो ट्रेजेडी है, ये भारत विभाजन के केंद्र। इसी तरह चूंकि आधा गांव की चर्चा अभी मैं नहीं कर रहा, लेकिन दूसरी चूंकि ये दंश है, इसमें आप देखेंगे तो भीष्म साहनी का तमस, उसमें एक रचना का उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं जिन्होंने इस पर बहुत काम किया, उर्वशी घोटालिया, अदर साइड ऑफ साइलेंस। ये इन्होंने उन दोनों तरफ की स्त्रियों की उनके इंटरव्यू लिए, और उसमें ये एक तथ्य निकल के आया कि पंजाब के गांव में 90 स्त्रियों ने इस तरह से कुएं में कूद कर बच्चों के साथ किया। इसको भीष्म साहनी ने अपने इस तमस उपन्यास में लिया है, लेकिन ये मैं आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूं, इसका विश्लेषण किया जा सकता है कि उन्होंने उसमें उन स्त्रियों को अप्सराएं बताया। अब देखिए, इसको ग्लोबलाइज, वास्तव में जो उन्होंने जो किया है उसके सामाजिक, साहित्य, मनोवैज्ञानिक कई कारण हैं, और अपने बच्चों को लेकर वो उसमें कूद रही है। तो ये बड़ी एक अलग तरह की स्थिति है। उर्दू में मंटो की चर्चा यहाँ हुई है, मंटो का एक कहानी खोल दो, अब बड़ा रचनाकार कैसे ये काम करता है उसका अंत है। उसमें जो पिता है उसका नाम है, फिर अभी मैंने बताता हूं मैं, और उसकी बेटी है सकीना, उसका अपहरण हो जाता है, और जो स्वयं सेवक हैं उनसे उससे कहते हैं, उसके पिता को सांत्वना देते हैं, आप चिंता, अगर वो जिंदा होगी तो हम आपको उससे मिला देंगे, वो आपके पास मैं ले आऊंगा। उनको वो मिलती है और किसी तरह उसका विश्वास जीत के वो अपने साथ ले आते हैं, लेकिन पिता को नहीं देते। और एक दिन वह हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, पिता वहां जाते हैं, डॉक्टर उसको देते हैं, डॉक्टर ये कहता है कि दरवाजे खोल दो। ये सुनकर सकीना अपने पजामे का नाड़ा कि वो भी जिंदा है, और आखिर में डॉक्टर पूरे पसीने में लग, ये कहानी का अंत। अब देखिए इसमें कितने डायमेंशन है इस छोटी सी कहानी के अंत में, जिसमें तो ये बड़े रचनाकार की अगर स्मृतियों में को आप देखेंगे, इसको किसी फिल्म में फिल्माया नहीं जा सकता। तो साहित्य जो काम करता है, ये दूसरी एक कहानी का और उल्लेख मैं करना चाहूंगा, खुशवंत सिंह का ट्रेन टू पाकिस्तान पर इतना लिखा गया, लेकिन आप जानते हैं ये हमारी स्थितियां हैं कि पिंजर पर अगर फिल्म नहीं बनी होती और उसका अनुवाद नहीं हुआ होता अगर हिंदी में, और उसके बाद खुशवंत सिंह जानते थे लेकिन उन्होंने तब तक उसका अनुवाद नहीं किया, जब उस पर फिल्म बनी उसके बाद उसका अनुवाद करते।
तो ये भी एक अलग तरह की स्थिति है, आप उसको समझ। 1950 में विभाजन की त्रासदी के 3 साल बाद ये पिंजर लिखा जाता है, और इस 30 वर्ष की रचनाकार ने जो उसके साथ, पूरो नाम की बच्ची के साथ जो उसका अपहरण होता है, अपहरण तो होता है पुश्तैनी लड़ाई के कारण, उनमें आपसी झगड़ा है, उसको ले जाता है, धीरे धीरे वो उससे प्रेम करने लगता है, लेकिन पूरो उसको नहीं पसंद करती है, भागकर अपने घर आती है और घर वाले उसे स्वीकार नहीं करते। अब आप देखिए, ये जो है ये ट्रेजेडी, और वो आत्महत्या करने के लिए कूदती है, वही लड़का उसे बचाता है, फिर उससे ये और वो जो सारी स्थितियां हैं वो बताती है। आखिर में एक और कहानी का उल्लेख कर दूं, राजन सिंह बेदी की लाजवंती, वापसी का जश्न होता है, उसमें एक कमेटी बनती है दिल में बसा हुआ, और उसका जो कन्वीनर है, उस सेक्रेटरी है, वो व्यक्ति है जिसकी पत्नी इसी तरह अपहरण में जाती है। वो और वो जब नारे लगाता है तो सोचता है मैंने अपनी पत्नी पर कितने अत्याचार किए, अब वो आएगी, मिल जाएगी तो मैं उसको करूंगा, लेकिन जब वो मिलती है तो उसको देवी बना दिया जाता है, उसे पत्नी नहीं दिया जाता, पत्नी का दर्जा नहीं देती। वो कहती है कि मैं तो वही चाहती थी कि गाजल पर रूठूं और मूली पर मन जाऊं, लेकिन उसके बाद उस लाजवंती को कभी वो पत्नी नहीं बनी। ये जो स्मृतियां हैं, ये जो साहित्य में दर्ज हैं, ये विभाजन की त्रासदी को, विभाजन अभी भी चल रहा है, और ये जो है सही रूप तो ये है कि उस विभाजन को को जो दंश हैं, उन दंशों को के कारणों की अब पलटाल बहुत हो गई। उन जख्मों को हम अखंड रूप से कैसे दूर कर पाएंगे, साहित्य उसकी तरफ ये रास्ता दिखाएगा। मैं मनीष जी और संस्थान का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस गोष्ठी में कुछ बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सत्र के तीनों प्रवाचक, नेहा मैम, भाई सर्वेश, भाई मंगलम, आप सभी का आभार कि आप समय से जुड़े, और समय से आप तो जुड़े, लेकिन समय की थोड़ी दिक्कत हम लोगों को है, तो चर्चा सत्र नहीं हो पाया, उसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पे माफी मांगता हूं। और आदरणीय आलोक सर, उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार करते हुए आज की सत्र की अध्यक्षता की। मैं सर के प्रति भी अपना आभार ज्ञापित करते हुए सर की अनुमति से इस सत्र के समापन की घोषणा करता हूं। और जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, अगला सत्र करीब भोजनावकाश के बाद 2:45 बजे 2 बजने जा रहे हैं, 2:45 हम लोग दोबारा जुड़ेंगे और अगला सत्र शुरू करेंगे। धन्यवाद।